हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 और 3 जो है तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अपलोड कर लिए हैं, जिसको आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अगनसूत्र इज रिलेटेड टू, अगनसूत्र जो है वो किससे रिलेटेड है, किस फिलॉसफी से रिलेटेड है? तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है। याद रखिएगा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से अगनसूत्र रिलेटेड है। आंसर होगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अगनसूत्र 27th सूत्र है दिग्निकाय का। जो दिग्निकाय है उसके 27th सूत्र जो है उसको जो है तो अगनसूत्र कहते हैं। इस अगन सूत्र में जो है तो लॉर्ड बुद्धा के द्वारा जो है तो डिस्कोर्सेस जो किया गया है दो ब्राह्मण के द्वारा, भरद्वाज और वशिष्ठ के द्वारा, तो उनके बीच के डिस्कोर्सेस को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। भरद्वाज और वशिष्ठ दोनों अपनी फैमिली और वर्ण को छोड़ करके साधु बन जाते हैं, मॉन्क बन जाते हैं। तो उनके बीच का डिस्कशन और बुद्ध और इन दोनों ब्राह्मण के बीच के डिस्कशन इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइंड बाय ईवी रामास्वामी पेरियार? तो ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा पहली पार्टी कौन सी ज्वाइन की गई थी? वो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पेरियार जो है तो फर्स्ट जो ज्वाइन करते हैं वो आईएनसी ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में मेंबर्स के साथ डिसएग्री होते हैं कई मुद्दों पर, जिसके कारण क्या होता है वो पार्टी छोड़ देते हैं। ठीक ना, 1925 में ये पार्टी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज स्ट्रांगली अपोज टू द आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है उसका अपोज किसने किया, उसका विरोध किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो ठीक ना, बी आर अम्बेडकर पंचायती राज सिस्टम के खिलाफ थे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर, वो पंचायती राज के खिलाफ थे। उनका मानना था तो विलेज होते हैं वहां पर मेजर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक ना, जहाँ के प्यूपिल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं एशियंट प्रेजुडिस, जो प्राचीन काल से चली आ रही बुराइयां हैं उससे जो धारणाएं हैं उससे जो है तो प्रभावित रहते हैं। इस कारण वो पंचायती राज सिस्टम का विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र? तो हिंदू राष्ट्र का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, या ओरिजिनल रूप से मुख्य रूप से किसने दिया था? तो वीडी सावरकर ने दिया था। वीडी सावरकर जो तो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं हिंदुत्व, उसमें जो 1923 में उसमें वो हिंदू नेशनलिज्म की जो तो फंडामेंटल आइडियाज देते हैं कि हिंदू नेशनलिज्म किस प्रकार होता है, हिंदू राष्ट्रवाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statements about the difference between passive resistance and सत्याग्रह, which one are two? यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बारे में दो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको आपको पता लगाना है कौन सी ये सही है। पहला है, पैसिव रेजिस्टेंस इज ए वीपन ऑफ द वीकर सेक्शंस, सत्याग्रह नेवर डिजायर्स टू टेररिटाइज द अपोनेंट। जो पैसिव रेजिस्टेंस होता है वो वीकर सेक्शंस का हथियार कहा जाता है, ठीक है। और सत्याग्रह कभी भी जो है तो टेररिटाइज नहीं करता अपोनेंट को, जो विरोधी होते हैं उनको डराने धमकाने का काम नहीं करता। तो ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बारे में सही है। सेकंड देखते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस इज निगेटिव इन प्रैक्टिस वेयर इज सत्याग्रह इज पॉजिटिव इन मोरलिटी। तो निगेटिव होता है किस प्रकार से? क्योंकि इसमें हम लोग बाइकाट करने की बात करते हैं, अंग्रेजों का साथ, ब्रिटिश का साथ न देने की बात की जा रही थी पैसिव रेजिस्टेंस में। जबकि जो सत्याग्रह होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि उसमें आपके अंदर की जो अंतरात्मा शक्ति है उसका जो तो देखा जाता है आपके सत्याग्रह में। तो मोरलिटी के पॉजिटिव मोरलिटी होती है सत्याग्रह में। फिर है, पैसिव रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सत्याग्रह, ये एक स्टेटमेंट गलत है, इक्विवेलेंट नहीं है दोनों कॉन्सेप्ट। पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक, तो यहाँ पर जो तो पहला जो ऑप्शन ये डी ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सत्याग्रह जो है तो नॉट अफ्रेड होता है। ठीक ना, सत्याग्रह जो है तो फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं डरता। तो यहाँ पर आपका केवल वन और बी, ए और बी जो है तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, जो डिफरेंस दिखाता है रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। ठीक ना, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जय जयप्रकाश नारायण फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा इनमें से कौन सी पार्टियां फॉर्म की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करते हैं 1934 में, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म करते हैं 1952 में।
तो यहाँ पर केवल जो दो पार्टियां हैं ए और सी, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ए और सी यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन सही है। भूदान आंदोलन पार्टी तो विनोबा भावे के द्वारा चलाई जाती है। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो पार्टी फॉर्म की जाती है वो ए और सी थी, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतवा ए जहादारी ऑफ जियाउद्दीन बर्नी इज रिलेटेड टू। तो फतवा ए जहादारी जो बुक लिखते हैं जियाउद्दीन बर्नी, उसमें क्या चीज के बारे में बात करते हैं? तो उसमें जो है एडवाइस देते हैं मुस्लिम किंग को कि वो किस प्रकार से रिलीजियस मेरिट और ग्रेटिट्यूड जो है उनको सब्जेक्ट मान के उनके उस आधार पर ऑर्डर करना चाहिए, रूल करना चाहिए। इसमें एडवाइजेस टू ऑल किंग नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें मुस्लिम को ही केवल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में ये बात नहीं करते इस बुक में। टीनेट ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में बात नहीं बोलती, ये रिलीजियस आधार पे, मुस्लिम रिलीजियस के आधार पे फतवा जहादारी लिखी गई है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर केवल एक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ही उनके फतवा जहादारी जियाउद्दीन बर्नी के फतवा जहादारी से रिलेटेड है। तो यानी ए नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन यानी ओनली ए करेक्ट होगा। ठीक, तो ये जो है तो फतवा जहादारी जो बर्नी की बुक है, ये कंसर्न है मेन रूप से मुस्लिम किंग से। उसमें कभी अदर रिलीजन्स के जो किंग है उनके बारे में वो बात इसमें नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू पंडिता रामाबाई। तो पंडिता रामाबाई के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट फाइंड करना है। सी वाज द स्टांच सपोर्टर ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो हिंदू फिलॉसफी को वो सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के आधार पे और कास्ट के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए वो हिंदू फिलॉसफी को सपोर्ट नहीं करती बल्कि क्रिटिसाइज करती है। ठीक, सी वाज ए पॉइनियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। तो एजुकेशन और महिलाओं के इमेंसिपेशन को लेकर कार्य करती हैं, ठीक है, सही है, बी नंबर स्टेटमेंट। सी वाज द राइटर ऑफ द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन उनके द्वारा लिखा जाता है बुक। सी वाज एंटी क्रिश्चियनिटी नहीं थी, बल्कि वो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, केवल बी और सी आपका करेक्ट होगा, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना, तो बी और सी आपका करेक्ट है। रामाबाई अगेंस्ट दी सुपरस्टिशंस डिस्क्रिमिनेशन जो हिंदू रिलीजन्स में था उसके खिलाफ, और ये सपोर्ट करती थी क्रिश्चियनिटी को। उनका जो बुक था वो लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में। साथ ही साथ उनके जो वर्क थे वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन्स के लिए थे, उनके एजुकेशन के द्वारा महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के पक्ष में थी पंडिता रामाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया आर ट्रू। तो महिला जो आंदोलन हुए हैं भारत में उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं करेक्ट है? आर समाज वाज नॉट कंसर्न अबाउट वुमेन्स इशू एट ऑल। तो आर समाज क्या महिलाओं के इशू से संबंधित नहीं था? नहीं, महिलाओं के इशू को भी उठाता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज सेटअप इन 1924। 1924 में नहीं बनता बल्कि 1927 में बनता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो ये भी जो है तो गलत स्टेटमेंट है, ए और बी गलत है। सी देखते हैं सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट रेज द इशू ऑफ राइट टू वोट फॉर वुमेन। तो ये सही है, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट वुमेन राइट टू वोट की बात करती है महिलाओं के लिए। ठीक, तिलक्स गणेश उत्सव आर मेनली एम्ड टू ड्राइंग वुमेन इनटू नेशनल मूवमेंट। तो महिलाओं को नेशनल मूवमेंट्स जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उससे जोड़ना था तिलक का उद्देश्य गणेश उत्सव का, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल सी और डी जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, तो आर्य समाज हिंदू रिफॉर्म्स करने की मूवमेंट था ये, और ये जो है तो जो अगेन महिलाओं के खिलाफ जो इनह्यूमन प्रैक्टिस हो रही थी उनको उसके खिलाफ थे, यानी महिलाओं के स्थिति को सुधारने की बात करता था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था मार्गरेट कॉजिन के द्वारा। 1917 में जो है तो सरोजिनी नायडू फॉर्म करती हैं वुमेन एसोसिएशन, ये एनी बेसेंट के साथ मिलके। और तिलक का जो गणेश महोत्सव होता है वो उसको जो मेन रहता है वो महिलाओं और पुरुषों को जो तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उससे जोड़ना रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट एक में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क्स दिए हुए हैं, पुस्तकें दी हुई हैं, और लिस्ट टू में जो है तो उनके उस वर्क के क्या कंटेंट है, उस पुस्तक में क्या कंटेंट है उसके बारे में आपको बताना है। तो गीतांजलि जो है तो वो डिवोशन ऑफ गॉड्स है, उनके लिए एक सॉन्ग लिखा जाता है, मतलब ये कविता के फॉर्म में
ईश्वर की जो है तो भक्ति की जाती है गीतांजलि में। गोरा क्या है? गोरा जो है तो सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो ये एनालिसिस ऑफ द मल्टीफेरियस सोशल लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया, जो कॉलोनियल इंडिया में सोशल लाइफ थी, लोगों का सामाजिक जीवन था, उस बारे में बात करता है, एनालिसिस करता है। साधना, साधना में रियलाइजेशन ऑफ द लाइफ के बारे में बात करता है, लाइफ स्टाइल के बारे में बात की जाती है। घरे बाहरे, द होम एंड वर्ल्ड में जो डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ इन बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट्स में के दौरान जो लोगों का जीवन था उसके बारे में बात करता है, घरे बाहरे किया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, ठीक ना, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है और सी का फर्स्ट, ठीक है, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं थर्ड नंबर आप आंसर यहाँ पर करेक्ट है। गीतांजलि जो है तो इसको सॉन्ग ऑफरिंग की जाती है, बंगाली में लिखा जाता है, ये ईश्वर के संबंधित है, ठीक ना। गौरा, इसमें एनालिसिस की जाती है मल्टीफेरियस सोशल लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया में किस प्रकार की सोशल लाइफ थी उसके बारे में बात की जाती है। साधना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है या डिसिप्लिन माने जाता है। घरे बाहरे जो हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर और रिवोल्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक, यानी कि कॉलोनियल टाइम में किस प्रकार की लाइफ थी उसके बारे में बात की गई है, घरे बाहरे, घरे बाहरे जो पुस्तक लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक ना। तो विनायक दामोदर सावरकर 1857 के जो रिवोल्ट है उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शंस और अदर इज लेवल्ड एज रीजन। यहाँ पर आपको असर्शंस रीजन्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शंस दिया हुआ है स्वदेशी बाइकाट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस वर द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो प्रोटेस्ट के लिए जो साधनों का प्रयोग किया गया था उसमें स्वदेशी बाइकाट, नेशनल एजुकेशन और पैसिव रेजिस्टेंस शामिल था, तो ये सही है। रीजंस दिया हुआ है, बाइकाट वाज एक्सेप्टेड टू बी एन इफेक्टिव वीपन बाय तिलक। तो तिलक के द्वारा बाइकाट को एक इफेक्टिव वीपन्स के रूप में, एक प्रभावी हथियार के रूप में देखा जाता था बाइकाट को, तो ये भी सही है, रीजंस भी सही है, और रीजन जो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो था इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, जो हमारा पार्ट 4 वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियो आती रहती है वो आपको मिलती रहे, और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।